जल्दी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुकाबला। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। इस वक्त हम मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, जो कल तक राजपथ के नाम से जाना जाता था। ये कर्तव्य पथ न सिर्फ देश के इतिहास के लिए एक नया पल है, बल्कि ये हर एक हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करने वाला पल है। अब से कुछ देर बाद यानी कि शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ से वो कार्यक्रम शुरू होगा जिसकी भव्यता का इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन इस पर सियासत भी इस पूरे देश में हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की तरफ से सेंट्रल विस्टा को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, तो वहीं अब इस सियासत में ममता बनर्जी की भी एंट्री हो गई है। आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज होने जा रहा है, और इसीलिए ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन ममता बनर्जी इस निमंत्रण पर नाराज हो गई और उन्होंने कहा कि मैं किसी की नौकर चाकर नहीं हूं। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले सुनिए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। प्राइम मिनिस्टर 7 বাজে ইনাগুরেট করবে, তোমাকে 6 বাজে ওখানে উপস্থিত থাকতে বলছে, যেন চাকর বাকর, আমি বন্ডেড লেবার। কোনো আন্ডার সেক্রেটারি চিফ মিনিস্টারকে এভাবে চিঠি লিখতে পারে না। কালচারাল মিনিস্টার এত বড় হয়ে গেল, সেও একটা চিঠি লিখতে পারলো না। আর শুনুন, বলে না বুদ্ধির বৃহস্পতি, আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার, সেজন্য 7টার সময় দাঁড়িয়ে থাকবো না আমি ওখানে। আমি আগেই 2টোর সময়, আমি এখানে আসবার আগে 1টার সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিতে আবার নতুন করে মালা দিয়ে এলাম। দিল্লির প্রোগ্রামটা আমি বাংলায় উদযাপন করে দিয়ে এলাম। तो आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा। उन्हें निमंत्रण दिया गया था क्योंकि आज देश इस गौरवान्वित करने वाले पलों का साक्षी बनना चाहता है, और इसमें ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था। इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त कर्तव्य पथ से ही जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ हैं सैयद जफर इस्लाम, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। स्वागत है सर आपका। इसके साथ ही साथ मेरे साथ हैं अजय उपाध्याय जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। मेरे साथ हैं डॉक्टर ओमजी उपाध्याय, डायरेक्टर ICHR, और डॉक्टर सुशील कुमार, हिस्टोरियन हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर रही हूं। देश बदल रहा है, नए देश की आप बात कर रही हैं, लेकिन विपक्ष का साथ आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, आज इस पल पे, ऐतिहासिक पल पे, मुझे लगता है कि देश के हर नागरिक को इसका साक्षी होना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए। इसलिए कि हमें सिर्फ एक चीज से नहीं, हमें सबसे पहले तो उस मानसिकता, जो कॉलोनियल माइंडसेट जो है, उस मानसिकता से छुटकारा मिलेगा। आज इस पथ को जो बनाने में, कर्तव्य पथ का जो नाम दिया गया है, उससे पूरे देश में एक जो खुशी की लहर दौड़ी है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसी सोच, जो देश के लोगों की सोच होनी चाहिए, उसको यहाँ पर दिखाने का काम किया है। सेकेंडली, ऐसे लोग जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी, चाहे TMC हो, कांग्रेस हो, जिनके पास कहने के कुछ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, करने को कुछ नहीं, सिर्फ समाज को तोड़ने के लिए राजनीति करना है, और राजनीति में सिर्फ समाज के किसी एक वर्ग को कहीं ना कहीं तुष्टिकरण या फिर परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टियां जो है, उनको कभी भी देश हित में कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो नहीं अच्छा लगता है। इसलिए आप देखिए, कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनका आप ट्वीट देखिए, या आप देखिए जो ममता बनर्जी का जो भाषण अभी आया उसको देखिए, या ऐसे बहुत सारे देश के ऐसे बड़े लीडर हैं जो इस मानसिकता के आज भी जो गुलाम है, कॉलोनियल माइंडसेट के हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कि उन्होंने अंग्रेज की गुलामी की थी और अंग्रेज की गुलामी की आज भी करना चाहते हैं। लेकिन देश एक सच्चा देश भक्त होगा, उसको आज ये पल याद रहेगा और उसका साक्षी बनना चाहेगा। मुझे मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज हमारी सरकार है, जो इस सरकार की सोच है, और इस सरकार की सोच के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको ये सोच से कहीं ना कहीं तकलीफ है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल अजय जी, क्या गुलामी की जो जंजीरें हैं उनको तोड़ना इतना मुश्किल हो रहा है कि कुछ भी अगर बदलाव हो रहा है या देश को गौरवान्वित करने वाला क्षण आ रहा है, विरोध करना जरूरी है क्या? प्राची जी, पहले तो आश्चर्य लग रहा है कि कौन विरोध कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तो कहा कि कर्तव्य पथ बनाया, आपने इसका नामकरण चेंज किया है, इसका राजधर्म भी समझिए, कर्तव्य बोध भी समझिए। देश में जो महंगाई, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, आर्थिक असमानता है, राजनीतिक केंद्रीकरण है, इन चीजों से भी देश को मुक्ति चाहिए और ये आपका कर्तव्य है, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा बहुमत से देश में लोगों ने चुना था। क्यों? क्योंकि इन चीजों से मुक्ति मिलेगी
महंगाई का माँ याद कीजिए, याद है? अब महंगाई नहीं है ना, बेरोजगारी का 2 करोड़ रोजगार, कर्तव्य है कि नहीं? अच्छा, महंगाई बेरोजगारी पर तो बात ये देश रोज करता है, लेकिन आज जब इतिहास बदल रहा है, आप मुझे बताइए, देश के नागरिक, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते महसूस कैसा कर रहे हैं? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए, देश कब बदलेगा? जब हम और आप बदलेंगे। हमारे आपके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति बदलेगी, आवाज बदलेगी, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता हमारे अंदर आएगी। ये स्वतंत्रता का भी पथ है, इस पर हमने स्वतंत्रता की वो लड़ाई तो कह रहे हैं ना कि हमने स्वतंत्र कर दिया गुलामी की बेड़ियों से। सिर्फ नाम बदल देने से, यदि अब नाम बदल दें और उससे कहें कि हम सब कुछ कर दिया, लोगों ने क्यों आपको ये बहुमत दिया है? लोगों ने बहुमत दिया है कि आप जो है देश की तस्वीर को बदले, देश की जनता की तकदीर को बदले। आप उल्टे महंगाई बेरोजगारी से मार रहे हैं और जो है स्वतंत्रता का कहीं न कहीं हनन कर रहे हैं। अगर गुलामी के चिन्ह हट रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगर प्रतिमा का अनावरण हो रहा है, तो खुले दिल से स्वागत कर दीजिए ना। मुद्दों पर आप फिर करते रहिएगा बात। मैं कह तो रहा हूँ कि कर्तव्य बोध आप बनाइए, कर्तव्य पथ बनाइए, राजधर्म बनाइए। मैं स्वागत कर रहा हूँ, सबका स्वागत कर रहा हूँ। और नेताजी के उस पे प्रतिमा पर कौन कहता है कि उसका विरोध कोई क्यों करेगा? कोई, वो तो हमारे आदर्श हैं। उन्होंने तो लड़ाई लड़ी थी और आरएसएस की जो मानसिकता थी उसके विरुद्ध में उन्होंने लगातार हस्तक्षेप किया था। आज वो आरएसएस जो है देश को तोड़ने का काम कर रहा है। हम भारत जोड़ो यात्रा पर आज ही निकले हैं और देश हम बनाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, कम से कम आप स्वागत तो कर रहे हैं। आप बताइए ओम जी उपाध्याय, आपको क्या लग रहा है, ये जो देश बदल रहा है या जिस क्षण की हम बात कर रहे हैं जो 7 बजे में देखने को मिलेगा, ये एक हिंदुस्तानी के तौर पर क्या महसूस करवा रहा है आपको? कैसे चश्मे से देख रहे हैं? प्राची, इतिहास करवट ले रहा है और मैं तो बहुत रोमांचित महसूस कर रहा हूँ। यही वो भूमि थी, यही वो क्षेत्र था जिसमें 1911 में जब दिल्ली दरबार होता है, जॉर्ज पंचम यहाँ आता है, दिल्ली दरबार करता है और राजधानी स्थानांतरण की घोषणा करता है कि अब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी आ जाएगी। गुलामी की मानसिकता और उसके बाद इस 2 रास्तों को किंग्सवे और क्वींसवे नाम दिया जाता है। आज़ादी के बाद 1920 में ये किंग्सवे बन के तैयार हो जाता है, किंग्सवे नाम से। आज़ादी के बाद 1961 में इसका नाम, अगर मुझे तिथि नहीं भूल रही है तो 1961 में इसका फिर से नाम परिवर्तित होता है, लेकिन नाम वही रह जाता है, केवल हिंदी अनुवाद हो जाता है उसका। राजा का रास्ता, राजपथ, राजा का रास्ता। आज मैं रोमांचित हूँ कि इस सरकार ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया कि राजा के रास्ते को कर्तव्य के रास्ते में तब्दील कर दिया। ये याद दिलाएगा पूरे देश को, यहाँ बैठे लोगों को, राजधर्म की जिसकी बात अभी अजय जी कर रहे थे, राजधर्म की याद तो दिलाएगा ही, कर्तव्य की याद दिलाएगा। इसलिए ये पूरा इतिहास का करवट लेना है कि हम गुलामी की मानसिकता से, औपनिवेशिक मानसिकता से, जो कॉलोनियल माइंडसेट है, उससे बाहर निकलकर हम अपनी शर्तों पर अपनी संप्रभुता को जीने लगे हैं, जी रहे हैं। उन सारे प्रतीकों को लगातार हम ध्वस्त कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं और देश वास्तव में जिस काम को 7 दशक पहले, 7.5 दशक पहले हो जाना चाहिए था, उस ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ये नए भारत की छवि है, ये नई भारत की तस्वीर है। आप सुशील जी इसे कैसे देखेंगे? किन शब्दों में आप बताएंगे आज जो हो रहा है, जो बदल रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा बदलाव है और मैं तो इसको इस रूप में देख रहा हूं कि इतिहास बोध और उससे जुड़ करके राष्ट्रबोध एक नया स्वरूप पा रहा है। यहाँ पर कभी किंग्स जॉर्ज पंचम की प्रतिमा हुआ करती थी, आज वहाँ सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जा रही है। आप याद रखें, सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सदैव अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके देश सेवा का व्रत लिया, चाहे आईसीएस की परीक्षा छोड़ना हो या आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करना हो। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने आज़ाद हिंद दल बनाया, जिस तरह से उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जिस तरह से उन्होंने बालक सेना बनाई और देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूं कि इतिहास तो करवट ले रहा ही है, इतिहास के पुनर्लेखन की प्रक्रिया भी आज यहाँ से आरंभ हो रही है। क्योंकि अभी तक तो हमने यही सुना कि सिर्फ अहिंसक आंदोलनों के कारण ही देश आज़ाद हो गया, लेकिन अगर अहिंसक आंदोलनों के कारण ही देश आज़ाद होना था तो 1942 के बाद 43 में ही देश क्यों नहीं आज़ाद हो गया। मुझे लगता है कि अब पुनः हम जब इतिहास करवट ले रहा है, इतिहास की नई व्याख्या होगी, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि देश की आज़ादी के लिए किसका क्या योगदान रहा, देश किस तरह से आज़ाद हुआ और देश के स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के जो एक ही परिप्रेक्ष्य से लगातार बात की गई, वह परिप्रेक्ष्य भी बदलेगा और युवा अब नए ढंग से राष्ट्रबोध की भावना से जागृत होंगे। और कर्तव्य पथ तो बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि राजा सदैव कर्तव्य के लिए ही होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुखिया ऐसा होना चाहिए जो कि मुख से खाए और सबको बराबर दे।
लेकिन हमने देखा कि देश की आजादी के बाद मुखिया ही खाने लगे और जनता को कुछ नहीं मिला। आज हम गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने हमको कर्तव्य पथ नाम दे करके राजा के और उस तरह से मैं ये कहूं तो देश के मुखिया के भी कर्तव्य को याद दिलाया है। बिल्कुल, ये जो इतिहास नए सिरे से लिखा जा रहा है, बात इसकी है, जो इतिहास लिखा जा रहा है, इसको लेकर आज इस देश की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और ये पल है जब हर एक हिंदुस्तानी का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा होगा, क्योंकि आज देश के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी गुमनामी की जो गाथाएं हैं, जिनके जो गुमनाम बलिदान है, उनसे युवा प्रेरणा लेगा। और अब से कुछ देर बाद वो पल आएगा जब वो मूर्ति हम देखेंगे, जब कर्तव्य पथ देश की जनता के लिए होगा। और ये कर्तव्य पथ हर बार ये एहसास दिलाएगा कि हम गुलामी के जो निशान थे, जो जख्म थे, उन्हें धीरे धीरे करके अब पीछे छोड़ रहे हैं और एक नए भारत की इबारत यहां से लिखी जा रही है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, बात यह है कि जैसा कि अभी अजय जी कह रहे थे कि सब ठीक है, कर्तव्य पथ आप लेकर आए, लेकिन कर्तव्य बोध आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ किसी भी मुद्दे को आप एक इवेंट बनाना जानते हैं। देखिए, आज अगर इसका नाम रख देते राजीव गांधी पथ या इंदिरा गांधी पथ या जवाहरलाल नेहरू पथ, ये खुशी से उछलते, झूमते, नाचते, गाते कांग्रेसी लोग, इसलिए कि परिवारवाद में इन लोग की मानसिकता ऐसी है। ये कॉलोनियल माइंडसेट से तो नहीं, इनको परिवारवाद से भी छुटकारा चाहिए। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार, कि देश को आजाद करना है कुछ चीजों से, उसमें परिवारवाद भी है, कॉलोनियल माइंडसेट भी है, और साथ साथ जो है भ्रष्टाचार से। तो वो भ्रष्टाचारी आपको कांग्रेस से मिलेंगे, वो आपको उस मानसिकता के लोग भी कांग्रेस से मिलेंगे, और उनको जो परिवारवाद वाले लोग भी उसी मानसिकता के लोग भी मिलेंगे। इसलिए उनको तकलीफ हो सकती है। लेकिन आज जितने जो हमारे देश में जिन्होंने बलिदान दिया है, जो स्वतंत्रता सेनानी जो जिन्होंने देश के लिए अपने हर खून को बहाया है इसकी आज़ादी के लिए, और जो आज हम सभी लोग एक खुली हवा में सांस ले रहे हैं उसके लिए उन्होंने अपने बलिदान दिया है, उनकी रूह जो है, जो सोल, आज कहीं ना कहीं खुशी से बहुत आराम महसूस कर रही होगी। इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज इसका नाम जो बदला है और उस पूरे जो सोचने का तरीका बदला है, कहीं ना कहीं उन्होंने उनके बलिदान को आज कहीं ना कहीं इस देश ने कहीं ना कहीं उनको एक राहत पहुंचाने का काम किया है। सब ने अपना अपना बलिदान दिया है, लेकिन उस बलिदान की कीमत जो है उन लोगों ने उठाई, आराम हमें मिल रहा है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस चीज को ध्यान में रखा और इसलिए इसका कर्तव्य पथ नाम दिया, ताकि लोगों को यहाँ पर जो सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो चाहे इनकी सरकार हो, इनकी सरकारों ने तो लूटा फाटा है, कभी देश के बारे में चिंता नहीं किया है। तो इसलिए हमें लड़ाई लड़नी है, ऐसी मानसिकता से लड़ाई लड़नी है। और आगे जो भी हो, ऐसी सोच वाले लोग रहेंगे इस देश में, इस पार्टियां भी रहेंगी, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। इस देश को एक आम नागरिक अपने आप को गर्व से कहे और अपने आप को मजबूत महसूस करे। मतलब ऐसे बदलाव इस देश में होते रहेंगे। नहीं, वो काम हम करेंगे, चाहे एक आम नागरिक, हम लोग कहना है ना कि हमारे जो एकदम आम नागरिक जो जिसका कोई पूछने वाला नहीं, उसको हमारी पार्टी पूछती है, उसका हाथ दामन थामती है और उसको मजबूत बनाती है। और ये सोच जो है उसको मजबूत बनाने में हमारे एक और कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगी। चलिए ठीक है। अब अजय जी बताइए कि अब इनकी बातों का भी जवाब दीजिए। और एक प्रश्न मेरा भी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, राजनीति को बहुत अच्छे से समझती है। अगर इस देश के इतिहास की चीजों को लेकर आया जा रहा है, नेताजी को और भी ज्यादा यहाँ प्रेरणा के तौर पर युवाओं के सामने रखा जा रहा है, तो उसका तो खुले मन से आप आइए, मंच पर स्वागत करिए, एक हेल्दी राजनीति का परिचय दे दीजिए। नेताजी का पूरा सम्मान है। नेताजी के प्रति हम लोगों ने जो पूरी लड़ाई लड़ी है शुरू से आज तक, क्या लड़ाई नेताजी ने क्या क्या कहा, नेताजी ने जो कहा, उनके आदर्शों पर क्या है सरकार चल रही है। नेताजी ने सबसे बड़ा जो उनके आजाद हिंद फौज में जो उनके सिपाही थे, सभी धर्मों के लोग, सभी समुदाय के लोग देश के लिए लड़ते थे। ये देश के लोगों से लड़ने का काम कर रहे हैं, सबने देखा है। जिस पथ की बात कर रहे हैं, मैं तो बार बार कहता हूँ, काश प्रधानमंत्री जी को जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, कम से कम उनको इस कर्तव्य बोध भी हो जाए इसी पथ के बहाने। मैं तो को अग्रिम शुभकामना देता हूं इस बात के लिए कि इस देश की जनता कराह रही है बेरोजगारी से, महंगाई से, और जिस तरह से पूरा टैक्स पेट पे लगा दिया है, उससे कम से कम उससे लोगों का ये देश के हीरो को, देश का हीरो आप मानते हैं सुभाष चंद्र बोस को?
पूरा देश मानता है, पूरा विश्व मानता है। फिर कह दीजिए खुलकर कि जो मूर्ति लग रही है इसका हम स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं, इसमें कहा मैं कह रहा हूँ कब इसका भी हम नहीं विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी इस कर्तव्य बोध के माध्यम से, कर्तव्य पथ के माध्यम से कम उनमें ये कर्तव्य बोध हो जाए, आत्मावलोचन करें, आत्मविश्लेषण करें, देश की आर्थिक हालात क्या है, देश में नफरत और द्वेष का माहौल कैसा बन रहा है, देश की राजनीतिक संस्थाएं जिस लोकतंत्र की लड़ाई। लेकिन राजपथ से कर्तव्य पथ होने पर दिक्कत कहाँ है? कहाँ कोई दिक्कत है? हमने तो कभी कहा ही नहीं दिक्कत है। स्वागत नहीं करें, दिक्कत है, स्वागत भी कर रहे हैं। बस ये साथ में कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यही बगल में होंगे, सुन रहे हो तो आपके इस शो को तो उनका कर्तव्य बोध भी जगाइए। इनका स्वागत ऐसे ही होता है जैसे कुछ ना कुछ उसमें राजनीति का घोल जो होना चाहिए। इसीलिए आज देखिए इनके हर बातों से एक ही चीज लग रहा है कि आप हमारी पॉलिसियों के बारे में बात कर रहे हैं, आप गरीबी के बारे में बात कर रहे हैं। भाई गरीबी तो आपने नारा दिया था खत्म करने का, खत्म तो हम कर रहे हैं। महंगाई तो आपके समय था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन आपके समय था, हमारे समय तो है नहीं। हमारे समय तो है नहीं। पूरे दुनिया के, जब पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन कम था तो आपके यहाँ डबल डिजिट आपके समय था। हमारे यहाँ पूरे दुनिया में डबल डिजिट है, तो हमारे यहाँ जो है सिंगल डिजिट पे भी एवरेज जो है 8 साल का जो है 5.5% है, 5% से भी नीचे है। तो आप किसके बारे में कह रहे हैं? किस महंगाई के बारे में कह रहे हैं? एक आम नागरिक की चिंता करने वाली सरकार है। हमें सबसे पहले जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है कि जो प्लेट में परोसा, जो थाली में परोसा जाता है, उसकी चिंता हम करते हैं कि एक आम नागरिक को उसके पेट में और उसके जेब में कोई असर ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े कड़े फैसले लिए हैं, जिसका सीधा साधा फायदा जो है एक आम नागरिक को होता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि इनके जो लोग हैं उनका भ्रष्टाचार रोक दिया है। यहाँ पर सब दलाल बैठते थे, उसको दलाली रोक दी है, तो शायद इनको पेट में ये पेट में दर्द की वजह क्या है? जफर इस्लाम पूछना, फिर मैं ओम जी उपाध्याय। वो पेट में दर्द हमें नहीं है। प्याज नहीं जो खा रहा है उसको महंगाई नहीं दिख रही है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जो पकौड़ा तलने की सलाह देता है उसको बेरोजगारी नहीं दिख रही है। ये दर्द है, इस देश का दर्द है, ये पेट का दर्द नहीं है किसी पार्टी का। आप देश को आपको क्यों दिया था लोगों ने इतना अपार समर्थन? लोगों के लिए ना, महंगाई, बेरोजगारी, कर्तव्य पथ बना दिया तो क्या धोखा कर दिया? ये नाम बदल देने से क्या आपका कर्तव्य नाम क्या आपकी सरकार में नहीं? आपका कर्तव्य एकदम, हमारे भी सरकार में बदले थे, हमने कर्तव्य बोध भी हमें था। जफर जी तो इल्जाम लगा रहे हैं ना कि गांधी परिवार पर अगर नाम रख देते तो आप स्वागत करते खुले। प्राची जी, अरे वो सब तो कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन एक बात बताइए, आज पेट्रोल आपको कितने रुपए मिल रहा है? गैस का सिलेंडर कितने रुपए मिल रहा है? आपका खाने, कह रही हूँ इन मुद्दों पर बात करें, लेकिन जब देश के इतिहास की बात है तो उस पर तो बात करनी होगी। इतिहास सिर्फ कहने से नहीं होगा। अब देखिए, अब इतिहासकार हैं, उनसे बात कर लें। भी बदले तब इतिहास बनेगा। देखिए, मैं आपके माध्यम से प्राची दो बहुत विशेष बातें अपने दर्शकों के साथ साझा करूं। एक तो ये कि नेताजी महानायक हैं। दो बातें, एक तो ये कि शब्द की अपनी ऊर्जा होती है। अगर हम राजपथ, राजा का रास्ता छोड़ के कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं तो ये नितांत स्वागत योग्य कदम है। इसे देश का हर नागरिक बहुत ठीक से समझ रहा है। और ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो निश्चित रूप से आज के 7 दशक पहले बदल दिए जाने चाहिए थे। मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ कि जिस स्व की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हम पूरी जो आजादी की लड़ाई जिसमें हमारे लाखों लाख क्रांतिवीर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, वो केवल इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि केवल पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर हो जाए। वो बहुत छोटा सा उद्देश्य था। हम असली लड़ाई लड़ रहे थे अपने स्व की, रिजरेक्शन ऑफ स्व के पुनरुत्थान की, कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी पूरी व्यवस्था जिसके बल पर हम कभी इस दुनिया के विश्वगुरु कहे गए थे, वो और उद्विकसित रूप में स्थापित हो सके और बेहतर रूप में स्थापित हो सके। हमारी लड़ाई इसकी थी। दुर्भाग्य से हमने वो रास्ता छोड़ दिया। दुनिया के बहुत सारे देशों ने वही रास्ता अपनाया, उन्होंने अपने स्व को स्थापित किया। हम उस रास्ते पर नहीं बढ़े। मैं राजनीतिक टिप्पणी की ओर नहीं जा रहा, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति ने ऐसा किया इस देश में। अभी हम उसको फिर से रिगेन कर रहे हैं, रिक्लेम कर रहे हैं। ये एक तो स्वागत योग्य बात है। दूसरी, मैं बहुत संक्षेप में एक घटना बताऊं कि नेताजी का कद क्यों इतना बड़ा है। उनके साथ इतिहासकारों ने और राजनीति ने कितना बड़ा छल किया, छलावा किया, और वो उनके साथ नहीं किया, इस देश की जनता के साथ किया, हमारी पीढ़ियों के साथ किया जो उनसे प्रेरणा ले सकते थे। मैं एक छोटी सी घटना आपको बताता हूं। क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था 1945 से 1951 के बीच, वो जिसके समय देश आजाद हुआ, जिसके समय हम स्वाधीन स्वतंत्र हुए, जब वो आता है 1956 में क्लेमेंट एटली भारत की यात्रा पर, तो पीवी चक्रवर्ती हैं जो चीफ जस्टिस हैं बंगाल के और उस समय कार्यवाहक गवर्नर भी हैं। उनसे उनकी बातचीत होती है, वो बातचीत रिकॉर्ड पे है। उनसे पीवी चक्रवर्ती पूछते हैं क्लेमेंट एटली से कि ऐसा क्या था कि आपने देश को आजाद कर दिया? आपके पास 1960 तक शासन करने का श्वेत पत्र था। 1945 में आप द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। आप परमाणु ऊर्जा से संपन्न थे
फिर ऐसा क्या था कि आपने देश को आजाद किया? उसने कहा कि वैसे तो बहुत कारण थे, लेकिन अगर मैं एक कारण कहूं तो वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की 60,000 की सेना में से 26,000 लोग शहीद होते हैं। इस देश में उस इतिहास को खटक बिना ढाल आजादी नहीं मिली है। बिल्कुल, देखिए उस इतिहास को आज देश याद कर रहा है और वो जरूरी है कि देश का इतिहास ये समझे, ये जाने कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या मायने रखते हैं इस देश के लिए। उनके जो संघर्ष थे, उनके जो बलिदान थे, वो इस देश के लिए क्या मायने रखते हैं, और उसी को इसे सिंबल कहा जा रहा है। हालांकि अलग अलग सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसा कि आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस के भी जो तमाम नेता हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा ये तो आपने देखा, लेकिन इसके अलावा जब से हम कर्तव्य पथ पर आए हैं, यहाँ के बदलाव देख रहे हैं, यहाँ की भव्यता को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या बदलाव हो रहा है और फिर क्यों कहा जा रहा है कि यही है नया भारत जो अपनी नई इबारत लिख रहा है, इस दुनिया में आंखों में आंख डालकर तमाम देशों के सामने खड़ा है और एक बार फिर से यहीं से वो दिव्यता नजर आएगी। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन सर ये बताइए, जिस तरीके से कांग्रेस दावा कर रही है, आपको क्या वाकई में वो सम्मान, वो जगह मिल पाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इससे पहले की सरकारों में, जिसका दावा बड़ा बड़ा किया जा रहा है? जी बिल्कुल नहीं मिल पाई। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब आजाद हिंद फौज का विघटन किया गया और उसके बाद नेताजी अंतर्ध्यान हो गए, जो कि दावा किया गया कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वैसा है नहीं। आज के रिसर्च जो आ रहे हैं उसके हिसाब से वो काफी समय बाद तक जीवित थे। खैर वो एक अलग बात। उसके बाद तत्कालीन जो सेनाध्यक्ष थे लॉर्ड अकिलेख, उनकी एक चिट्ठी है जो उस समय उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को लिखी विदेश सचिव के माध्यम से, और वो कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के प्रभाव से हमारी सारी सेनाओं में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई है और जितने भारतीय सैनिक हैं वो कोई भी अब हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। आप ये ध्यान रखिए कि उस समय नेवी में भी विद्रोह हो चुका था, वायुसेना में भी विद्रोह हो चुका था और जबलपुर में जो कैंटोनमेंट था उसमें भी विद्रोह हो चुका था। तो अगर हमें भारत को फिर से जीतना होगा तो उसके लिए हमें 1.5 लाख प्योर व्हाइट सैनिकों की जरूरत होगी, और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कृपया करके हम भारत को तुरंत छोड़ दें, नहीं तो हम धक्के मार के बाहर निकाल दिए जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि क्या आजाद हिंद फौज के सैनिकों को और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान मिला, बिल्कुल नहीं मिला। 3 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण यह है कि आजाद हिंद फौज की सेना में जितने सैनिक थे, आजादी के बाद की हमारी सरकार ने, नेहरू जी ने किसी को भी भारत की सेना में शामिल नहीं किया, जबकि पाकिस्तान की सेना ने आजाद हिंद फौज के सभी सैनिकों को शामिल किया। दूसरी बात, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ आजादी के बाद भी अत्याचार होते रहे, उनके इंटरोगेशन होते रहे, और यहां तक कि आप ये देखें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की भी स्नूपिंग की गई, सम्मान नहीं मिला, जिसकी न्यूज पहले आप देख चुकी हैं, जो न्यूज सामने आ चुकी है। तीसरी जो एक और बात मैं यहां पे कहना चाहूंगा कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो सम्मान देना था तो एक उदाहरण है, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से एक बहुत बड़े इतिहासकार है माननीय बिपिन चंद्र जी, उनकी एक किताब छपी है जो कि यूपीएससी के लोग भी पढ़ा करते हैं। उसमें आप देखिए कि नेताजी पे कितने पृष्ठ हैं। 250 पेज की किताब में 2 पृष्ठ भी आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे नहीं मिलेंगे। तो ये किस तरह का आगे की सरकारों ने नेताजी और सम्मान, वो जगह नहीं मिल पाई, ये इतिहासकारों का भी कहना है। लेकिन एक सवाल ये है जफर इस्लाम साहब कि आप कुछ भी करते हैं, आप देश के इतिहास के लिए, देश को गौरवान्वित करने के लिए आपको साथ नहीं मिल पाता विपक्ष को, ये कैसे, आप इसमें कैसे विफल हो जाते हैं? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। सही बात तो यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इतने साल सत्ता में रही, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे ऐसे लोग थे जिन पे हम आदर सम्मान हमें करना चाहिए, उन लोग के प्रति उनकी क्या सोच रही। आप सरदार पटेल जी को देख लीजिए, कोई सम्मान दिया उन लोगों ने? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको सम्मान नहीं दिया, चाहे बाबा साहब को, अम्बेडकर साहब को देखिए, क्या सम्मान देने का काम किया। भारत रत्न किसने दिया? इन्होंने पहले तो राजीव गांधी को दे दिया, लेकिन बाबा साहब को नहीं देने की कोशिश की, और दिया उन्होंने। देने का काम उस वक्त हमारी सरकार की सपोर्ट, हमारी पार्टी के सपोर्ट से दूसरी जो सरकार थी तीसरे फ्रंट की, उसने दिया। हकीकत तो यह है कि जो भी ऐसे लोग थे जिनके बारे में जानता है कि वो सम्मानित व्यक्ति थे, लेकिन उनको सम्मान देने में उनका दिल बहुत छोटा रहा। भारत के प्रधानमंत्री आज जो हैं, उन्होंने डे 1 में कहा था, जब वो पहली बार पार्लियामेंट में गए, तभी कहा था कि हम इस देश के हर वैसे व्यक्ति को जिनको सम्मान देना चाहिए था और कहीं ना कहीं उस सम्मान से उनको सम्मान नहीं दिया गया, उसको हम सम्मान देने का काम करेंगे। हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। हम अगर आज देखें
सुभाष चंद्र बोस जी की अगर प्रतिमा यहाँ लगाई गई और उनके बारे में जितनी बार अब चर्चा होती है, अगर पहले चर्चा होती तो शायद जैसा इन्होंने कहा बिपिन चंद्रा की किताबों में उसी तरह से उसका उल्लेख होता है, लेकिन वो नहीं हुआ इसलिए कि उस वक्त की सरकारों ने उस चीज को दबाया कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था, देश की आजादी में जो कंट्रीब्यूशन था, कहीं ना कहीं उसको छुपाना चाहते थे और खुद को सामने आके खड़ा करना जवाब अजय जी आप दीजिए। देखिए आप मेरे साथ यहाँ सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, आपके विरोधी नहीं है, मेरे साथ मेरे दो इतिहासकार भी हैं। ऐसा वाकया होता तो जितना भी परिवार का आप देख लीजिए, नाम है नेहरू जी के नाम से, आप इंदिरा जी के नाम से, राजीव गांधी जी के नाम से, भाई देश में और कोई किसी का परिवारवाद की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी किसी भी सरकार ने सम्मान नहीं दिया जो मिलना चाहिए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ प्रतिमा लग रही है, बहुत अच्छी है, खुशी की बात है। क्या इससे पहले यहाँ पे किसी और की प्रतिमा लगी हुई है गांधी परिवार की? पहले तो ये बात है, तो ये झूठा प्रचार करना हुआ। दूसरी बात, बिपिन चंद्रा जी की बात की है, मैं यूपीएससी खुद पढ़ा हूँ और उन किताबों को अच्छे से पढ़ा हूँ। उस चैप्टर को पुनः मैं भी देखूंगा और मुझे लगता है यहाँ जो किंग्स जॉर्ज की यहाँ पर प्रतिमा थी, फिर उसे गिराया गया था, उसके बाद फिर महात्मा गांधी की प्रतिमा लगाने की बात हुई। सुनिए ना, इससे पहले वाजपेयी जी की भी सरकार इस देश में रही है, भाजपा की है। क्या उसको भी आप गाली दे रहे हैं कि उन्होंने भी गलत किया? ये टाइम फ्रेमवर्क है, सब चीजें चल रही है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, लंबी बात में नहीं करूंगा, जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई ही नहीं लड़ी, आजादी का मतलब ही नहीं समझते, एक मानसिकता बनी हुई थी मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके देश को तोड़ो और अंग्रेजों का साथ दो। सम्मान दे रहे हैं अगर इस देश के महान लोगों को, उनके अगर गुमनाम बलिदान को अगर सम्मान मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? 10 सेकंड सुनिए ना, यही मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम स्वतंत्रता आंदोलन की बातें कर रहे हैं जिन लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, और ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरा नहीं कहना है। भारत छोड़ो आंदोलन का सपोर्ट किया था इन लोगों ने? नहीं किया था। अंग्रेजों का साथ उस समय दिया था। मुस्लिम लीग के साथ इन लोगों ने समझौता करके सरकार बनाई थी, जो देश को तोड़ा किया था। ये तथ्य है। अब इसको छुपाने के लिए जो इतना बवंडर कर रहे हैं, छोड़िए। आज देश बवंडर कह रहे हैं आप? नहीं अजय जी, इसे बवंडर कैसे कह सकते हैं? आज जो हो रहा है उसे बवंडर कैसे कह सकते हैं? नेहरू जी को गाली देके आपको राहत मिल रही है क्या? 11 साल तक जेल में रहे, कितने लोग इनमें पसीना नहीं पाया इन लोगों ने। आप मुझे बताइए कि आज जो हो रहा है, बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को इससे पहले भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात इसी तुलना पर घेरते हैं फिर आपको? नहीं, मैं पहले तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि हम किसी को गाली नहीं देते। हम कम से कम हम लोग जो है एक ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हूं जो हर लोगों का मान सम्मान करना चाहते हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं जिनको मान सम्मान, देश के जो आइकन थे, जिनको सम्मान देना चाहिए था, उसमें आप विफल रहे। आपका दिल छोटा था इसलिए आपने उन्हें सम्मान नहीं दिया। मैं तो सिर्फ आपके सामने इतिहास का पन्ना तो कह रहे हैं कि आप बवंडर कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन कर रहे हैं हर चीज का। आप इतिहास पढ़ा है तो आप इसको भी पढ़ा होगा कि देश में देखिए कितनी यूनिवर्सिटी है। आपके सरकार के समय में कितनी जगह नहीं, कितने लोग हैं, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने इंस्टीट्यूशन है, किसके नाम से रखा गया? क्या उस वक्त आप सुभाष चंद्र बोस के नाम से नहीं रख सकते थे? क्या आप उस वक्त सरदार पटेल के नाम से नहीं रख सकते थे? मेरी तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध आपके पूर्वजों ने किया था कि नहीं? हिंदू महासभा ने लगातार ऐसे अपनी गर्दन को हिला रहे। अरे जिन्होंने सिर्फ देश को तोड़ के अपने आप को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है, वो क्या बोलेंगे इस देश के बारे में? यहाँ हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी पार्टी के और हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आप इस देश को बंटवारा करने का काम आपने किया है। ये बंटवारा करने का काम कि आज देश टूटा है तो आप लोगों की वजह से और आपकी मानसिकता की वजह से, इसलिए कि आप लोग आज भी जो चिंता आपकी रहती है सत्ता के लिए। चलिए ठीक है, इस पर वाद विवाद करते रहेंगे। देखिए सियासत है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, लेकिन चूंकि आज हम बात कर रहे हैं इस देश में बदल रहे इतिहास की, हम बात कर रहे हैं गुलामी के चिन्हों की बदलने की, जिसका जिक्र 15 अगस्त को किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लाल किले की प्राचीर से एक एक करके वो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं, और इसीलिए कर्तव्य पथ पर आज हम भी मौजूद हैं, मेरे मेहमान भी मौजूद हैं जिनसे लगातार चर्चा कर रहे हैं। उपाध्याय जी, जैसा कि अभी अजय जी ने कहा कि इतिहासकार तो अपने तरीके से बातें करते हैं, पहले भी इसी तरीके के आरोप इतिहासकारों पर लगते रहे, और सियासत क्यों? मैं ये समझना चाह रही हूँ, सियासत क्यों? ये समझना कठिन है कि इतने अच्छे सकारात्मक परिवर्तनों पे सियासत क्यों। अगर हम इस
जो गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था किंग्सवे, जिसका तर्जुमा भर किया गया था, जिसका केवल हिंदी अनुवाद किया गया था, आज भी ये राजपथ कहने पे राजा के रास्ते की ही याद दिला रहा था। वो अगर कर्तव्य बोध इस देश में भरता है, इस देश के नागरिकों में भरता है, यहाँ बैठे जो सेंट्रल सेक्रेटरीट के लोग होंगे उनमें भरेगा, तो इसमें सियासत क्यों होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर वास्तव में हमारे महानायक उभर कर आते हैं, जिन्हें दबाया गया, जिन्हें वास्तव में, जैसा अभी ये चर्चा हुई हमारी, कि जिनको जो उनके योगदान के अनुरूप, उनके उत्सर्ग, उनके बलिदान के अनुरूप जो स्थान उनको मिलना चाहिए था, वो दुर्भाग्य से नहीं मिला। अगर उनको आज सही स्थान देने की कवायद हो रही है, अगर उनको सही स्थान दिया जा रहा है, तो इस पे किसी को समस्या क्यों होनी चाहिए। अगर कुछ गलतियां किसी से भी रह गई, उसको खुले मन से बोलना चाहिए कि ये गलती, ये कमी हमसे रह गई। आज अगर कोई भी सरकार इसे कर रही है तो उसका खुले मन से स्वागत होना चाहिए। इन दोनों ही तरह के कार्यों का, कि हम इन गुलामी की मानसिकता को, इन गुलामी की जंजीरों की कुछ कड़ियों को तोड़कर अपनी संप्रभुता, अपने ताकत, अपने शौर्य के साथ इस देश की स्थापना करना चाहते हैं, जो आज के 7.5 दशक पहले हो जाना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, उसमें जिन लोगों का भी योगदान था उसको सही तरीके से डिपिक्ट करना, उसको सही तरीके से हमारी पीढ़ियों के सामने लाना। सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन स्वागत तो कर दीजिए एक बार। देखिए, ये तो मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, पूरी पार्टी हमारी पार्टी ये स्वागत कैसे मालूम है? आप स्वागत कहेंगे फिर लेकिन कह देंगे। टाइम दीजिए, आप दे नहीं रही हैं टाइम। पहले हमने कभी इसका न विरोध किया, हम स्वागत करते हैं। बस एक जरूर कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट ना करें, वो कम से कम कर्तव्य। सर, देश को अगर दुनिया देख रही है, आज इस इवेंट को, अगर आप इवेंट करें, इस इवेंट को दुनिया देख रही है, और अगर भारत की जान पहचान हो रही है, तो सर स्वागत करिए ना इसका। बताइए ना, ये देश किसके लिए है? देश की जनता के लिए ना। भारत के लोग भारत के लिए और भारत के द्वारा बनाए गए लोग हैं ना। भारत के लोगों को यदि आप कल्याण नहीं दे रहे हैं, भारत के लोगों की ध्यान नहीं रख रहे हैं, देश का भारत की चिंता है सर, भारत की चिंता है, लेकिन भारत के इतिहास की भी उतनी ही चिंता करनी होगी। आप सुशील जी पूरी चर्चा को यहाँ पर सुन रहे हैं, आप बताइए कि ये जो विरोध और ये सब है, इसे किस तरीके से देखें अब? देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि विरोध हर चीज का करने की एक इस देश में आदत हो गई है हमारे विरोधी दलों को। विपक्ष, मैं बहुत दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष को सकारात्मक बातों को, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अभी विभाजन की यहाँ पे बात हुई, मैं 2 चीज इस पे कहना चाहूंगा। पहली चीज तो प्राची जी, आप ये ध्यान दीजिए कि देश का विभाजन हुआ तो उस पे हस्ताक्षर किन 2 पार्टियों ने किए, किन 2 लोगों ने किए। दूसरी बात, उसके साथ जो महत्वपूर्ण ये है कि आज देखिए नेताजी की प्रतिमा पीछे खड़ी है। अखंड भारत के लिए नेताजी और आजाद हिंद फौज के लोगों ने अपने को बलिदान दिया। लेकिन आप ये देखिए कि जब देश के आजादी के बाद देश किसके हाथ में जाएगा इसकी चर्चा हो रही थी, तो उस समय बहुत सारे स्वर थे देश में। यूनियनिस्ट पार्टी भी हुआ करती थी, प्रजा कृषक पार्टी भी हुआ करती थी। तो आप ये देखिए कि लोग बैठ करके, और ये शाहनवाज खान जो थे आजाद हिंद फौज के, उनका स्टेटमेंट है, जो कि बाद में शायद कांग्रेस में ही शामिल हो गया अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उनका स्टेटमेंट है कि जब हमारे यहाँ संवित सरकार बन चुकी थी तो वो देश में घूम घूम करके समर्पित प्रजा को समर्थन दे रहे थे, समर्पित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे ये लगता था कि जब हमारे देश की हमारे लोगों की सरकार आएगी, हमारा देश आजाद होगा, तो हमारा जो अपना राष्ट्रबोध है उसका आदर होगा, हमारा जो अपना स्वाधीनता आंदोलन का असली इतिहास है उसका आदर होगा। लेकिन वह नहीं हो रहा है, और नेता अपने मेरे तेरे की जो लड़ाई है ये खत्म होनी चाहिए। जब बात देश के इतिहास की है, जब बात देश के गौरव की है, तो सियासत से इतर इन तमाम चीजों में इस देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, जो इस मामले में नजर नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आइए सीधा आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी देवेंद्र पाराशर के पास, जो उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे पहुंचेंगे और प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा नेताजी के। देवेंद्र, दिखाइए तस्वीरें। जी हाँ, धन्यवाद। और बहुत शानदार तस्वीर आपको यहाँ पे दिखेगी। इसमें 3 बड़े संदेश हैं। पहली बात यह है कि औपनिवेशिक काल की जो पहचान से मुक्ति मिली थी 1968 में, उस जगह पर आखिर नया क्या, उस पर अपने किसी पुरोधा की तस्वीर या मूर्ति क्यों नहीं। तो उस लिहाज से एक तस्वीर आज आपको यहाँ पे दिखेगी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो पहले होलोग्राम स्टैचू हुआ करता था, आज ग्रेनाइट का वो स्टैचू, तकरीबन 7 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टैचू का इनॉग्रेशन करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के आसपास रहेंगे। इस स्टैचू को
बनाने में लगभग 26,000 मानव घंटे लगे थे और उतनी ज़्यादा मशक्क़त के बाद जनवरी में, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के मौके पे इसका ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और जी हाँ, तो तकरीबन 26,000 घंटे की मशक्क़त के बाद इस स्टैचू को तैयार किया गया और तेलंगाना से दिल्ली लाने में लगभग 1600 किलोमीटर से ज़्यादा की ये दूरी है और उसके लिए इतने बड़े स्टैचू को 28 फीट ऊंचा स्टैचू है, ये लगभग 6 फीट चौड़ाई इसकी होगी और उस लिहाज से इस स्टैचू को वहाँ से यहाँ लाने के लिए एक स्पेशल व्हील 100 व्हील का एक गाड़ी को तैयार किया गया और उसमें 100 फीट लंबा वो गाड़ी थी और लगभग 140 के आसपास उसमें व्हील थे जिसके मार्फत इसको यहाँ तक लेकर आ गया था। और इसका सबसे बड़ा मकसद ये है, सबसे बड़ा संदेश ये है कि 1968 में किंग जॉर्ज पंचम का स्टैचू जब यहाँ से हटाया गया उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं चली कि क्यों ना महात्मा गांधी के स्टैचू को यहाँ पर लगा दिया जाए, लेकिन ये जगह खाली रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 23 जनवरी को यह फैसला किया कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू होगी और उस लिहाज से एक बड़ा संदेश। दूसरा बड़ा संदेश ये होगा कि कर्तव्य पथ का जो नामकरण किया गया ये सिर्फ नामकरण नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि गुलामी का कोई भी निशानी, कोई भी प्रतीक अगर हो तो उससे हमें छुटकारा पाना है। और उस लिहाज से राजपथ, जिसे कि अंग्रेजी का किंग्सवे यानी कि किंग जॉर्ज पंचम के लिए वो सड़क बनाई गई थी और इसलिए उसे किंग्सवे कहा जाता था, जिसका हिंदी रूपांतरण राजपथ कहा गया, उसका नाम कर्तव्य पथ कहा गया। और तीसरा बड़ा संदेश ये कि प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के हर एक नागरिक को इस बात का एहसास रहना चाहिए कि अगर उनके अधिकार हैं तो इस देश के प्रति उनके कर्तव्य भी हैं। और उस कर्तव्य पथ अब जब लोग यहाँ पे आएंगे 7 तारीख के बाद, आज 8 तारीख है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे आएगा तो इस एहसास के साथ बिल्कुल। देखिए देवेंद्र, अब 7 बजने का इंतजार किया जा रहा है जब वो विहंगम तस्वीरें ये देश भी देखेगा, जिस तस्वीरों को देखने के हर कोई बेताब है, जिन तस्वीरों को कहा जा रहा है कि आज कर्तव्य पथ पर देश का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है, नए भारत की झलक देखी जा रही है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। लगातार जारी है ये महा कवरेज, जिसमें की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों में यहाँ पर मौजूद होंगे और फिर उसके बाद होगा वो जिसका इंतजार हम सबको है, एक बदले हुए भारत की तस्वीर हमें कर्तव्य पथ से देखने को मिलेगी। जो कल तक राजपथ के नाम से जगह जानी जाती थी वो अब कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। स्वरूप बदल चुका है और साथ ही साथ बदल चुका है देश, जो कि नई इंडिया की एक इबारत अब दुनिया में लिखी जा रही है। तो इस वक्त कर्तव्य पथ का नजारा देखने लायक है, एक एक तस्वीर गर्व से भर देने वाली है। न सिर्फ यहाँ का नाम बदल रहा है बल्कि यहाँ की तस्वीर भी बदल रही है और दुनिया में संदेश जा रहा है कि ये भारत अब दुनिया के सामने आंखों में आंख डालकर अपने इतिहास को भी बता रहा है, अपने इतिहास को भी सजो रहा है, तो साथ के साथ अपने देश की आत्मनिर्भरता, अपने देश के लक्ष्य, अपने देश के नए भारत की तस्वीर को भी सबके सामने रख रहा है। लेकिन इससे इतर इस देश में सियासत भी जमकर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ को लेकर अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। नाम बदलना एक बार फिर से सियासत का केंद्र बन गया है। अब सवाल यह है कि क्या नाम चेंज करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।